कर रहे हैं बात ओडी इंटरवेंशंस की। तो ओडी इंटरवेंशन रेफ़र करता है वेरियस एक्टिविटीज़ को, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिन्हें कि कंसल्टेंट या क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है। कंसल्टेंट भी करता है बिकॉज वो गाइड कर रहा है, और क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का रोल है इसमें। So OD refers to various activities which a consultant and a client organization perform for improving the organizational performance. OD रेफ़र करता है, OD इंटरवेंशंस रेफ़र करते हैं उन एक्टिविटीज़ को जो कंसल्टेंट और क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म करते हैं ताकि इम्प्रूव किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को ही बढ़ाने में। थ्रू एनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स बेटर मैनेज देयर बिहेवियर। तो क्या किया जाता है, एनेबल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर हैं उनको एनेबल किया जाता है कि वो अच्छे से मैनेज कर पाएँ अपने बिहेवियर को। थ्रू एनेबलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स बेटर मैनेज देयर बिहेवियर, देयर वर्क ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनको उनका बिहेवियर कैसे मैनेज करना है, इस पे उनके वर्क ग्रुप को और उनके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को कैसे मैनेज करना है, ये भी एनेबल किया जाता है। ओके, तो देखिए पहली लाइन आती है कि ओडी इंटरवेंशन वो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं जो कंसल्टेंट और क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है। ओडी इंटरवेंशंस का मतलब है वो एक्टिविटीज़ जो एक कंसल्टेंट और क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन मिल के परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ओडी इंटरवेंशंस क्या रेफ़र करते हैं, वो वेरियस एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ जो कंसल्टेंट भी कर रहा है, जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही है, और ये मिल के परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। ठीक है, क्यों की जाती है, फॉर इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस वेरियस एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो परफॉर्म्स विद कंसल्टेंट, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों परफॉर्म करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बड़े इम्प्रूव हो। और मेंबर्स को अपने बिहेवियर, वर्क ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को बेहतर तरीके से मैनेज करना सिखाने में मदद मिले। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो और साथ ही साथ मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स को अपने बिहेवियर, अपने वर्क ग्रुप और अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इसको समझें कि जैसे सोशल लर्निंग मॉडल है, इंडिविजुअल यानी उसका अपना बिहेवियर, द वर्क ग्रुप लाइक दैट इज़ the immediate environment, and then the external is the organizational culture. So members को अपने बिहेवियर, अपने वर्क ग्रुप के बारे में और अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को बेहतर तरीके से मैनेज करना सीखने में मदद मिलती है ओडी इंटरवेंशन से। ठीक है, एनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स बेटर मैनेज देयर ओन बिहेवियर, देयर वर्क ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स। सो समझने के लिए आप कह सकते हैं ओडी इंटरवेंशंस वो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंसल्टेंट, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों परफॉर्म करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो थ्रू एनेबलिंग द मेंबर। ठीक है, थ्रू एनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स बेटर मैनेज देयर बिहेवियर, वर्क ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एज वेल। तो एनेबल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स को कि वो अपना बिहेवियर बेटर मैनेज कर सकें, अपने वर्क ग्रुप को मैनेज कर सकें और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को भी मैनेज कर सकें। तो एनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स बेटर मैनेज देयर बिहेवियर, देयर वर्क ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स। Enabling organizational members better manage their behavior, their work group and organizational cultures। कि ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स को एनेबल करके उनको उनका ही बिहेवियर एनेबल, मतलब समझना एनेबल किया जाता है।
enabling the organizational members better manage their own behavior, that of the work group, and also the organizational culture as well. फ्रेंच एंड बेल ने डिफाइन किया है ओडी इंटरवेंशंस को कि ये क्या है, सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ है। ठीक है, फ्रेंच एंड बेल डिफाइंड ओडी इंटरवेंशंस एज अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़। फ्रेंच और बेल ने ओडी इंटरवेंशंस को डिफाइन किया है कि ये स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ का एक सेट होता है। ओडी इंटरवेंशंस स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ के सेट होते हैं जिसमें स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, ठीक है, इन विच स्पेसिफिक सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स जो हैं, टारगेट ग्रुप्स या यूनिट्स हो गए, एक या ज़्यादा टास्क में एंगेज करते हैं। दे एंगेज विद द टास्क और अ सीक्वेंस ऑफ टास्क जिनसे ऑर्गेनाइजेशन, जिनके गोल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की एम्पावरमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो टास्क के गोल्स क्या हैं, या उन इंडिविजुअल्स के टारगेट ग्रुप्स के गोल जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को ही एम्पावर करने में मदद करते हैं। सो फ्रेंच और बेल ने ओडी इंटरवेंशंस को डिफाइन किया है अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़। सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ है इन विच, जिनमें कि सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स जो हैं, टारगेट ग्रुप्स हैं, ये यूनिट्स हैं, in which selected organizational units, the target groups or the units, right, engage with the task or a sequence of task, कि वो एक टास्क या कुछ सीक्वेंस ऑफ टास्क के साथ एंगेज करते हैं, एक से ज़्यादा टास्क में एंगेज करते हैं, वेयर द टास्क गोल्स, जो टास्क के गोल्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल एम्पावरमेंट। So, French and Bell defined OD interventions as a set of structured activities in which selected organizational units, ये OD interventions set of structured activities हैं in which, मतलब जिसमें कि selected organizational units, कुछ ऐसी selected organizational units हैं जैसे टास्क और टारगेट ग्रुप्स और यूनिट्स हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़, सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ इन विच सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, कुछ सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हैं जैसे टारगेट ग्रुप्स और यूनिट्स, टारगेट ग्रुप्स और यूनिट्स, दे एंगेज इन टास्क और सीक्वेंस ऑफ टास्क, कि वो एक टास्क या कुछ सीक्वेंस ऑफ टास्क में एक साथ एंगेज करते हैं, where the task goals are related directly or indirectly to organizational empowerment, जहाँ पर टास्क के गोल्स जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशनल एम्पावरमेंट के साथ ही जुड़े हैं। सो ठीक है, तो फ्रेंच एंड बेल ने और ओडी इंटरवेंशंस को सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ कहा, जिसमें कि इन विच सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स लाइक टारगेट ग्रुप्स या यूनिट्स जो हैं, सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स जो हैं वो एंगेज करती हैं इन टास्क और एक्टिविटीज़, टास्क और सीक्वेंस ऑफ टास्क। सो ये सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स जो हमारे टारगेट ग्रुप्स या यूनिट्स हैं, दे एंगेज इन टास्क और सीक्वेंस ऑफ टास्क, वो एक टास्क या सीक्वेंस ऑफ टास्क में एंगेज करते हैं, वेयर द टास्क गोल्स आर डायरेक्टली, जो टास्क के गोल्स होते हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एम्पावरमेंट। सो फ्रेंच एंड बेल ने सजेस्ट किया वेरियस ओडी इंटरवेंशंस, तो इन्होंने बहुत सारे ओडी इंटरवेंशंस दिए हैं। फ्रेंच और बेल ने कई टाइप्स के ओडी इंटरवेंशन सजेस्ट किए हैं, जो कि हैं थोड़े बहुत जो हमने सिलेबस में, जैसे टारगेट ग्रुप्स हो गया, प्रोसेस कंसल्टेशन हमने एक पढ़ा था,
ठीक है, तो मैंने यहाँ कितने लिस्ट किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So I've listed 10. टीम बिल्डिंग हमें याद रहेगा क्योंकि वो सिलेबस में है. सर्वे फीडबैक याद रहेगा क्योंकि वो टॉपिक मैंने छोड़ा है. प्रोसेस कंसल्टेशन एक जो एक्स्ट्रा कराया था मैम ने, ठीक है. और इसके अलावा काउंसलिंग जो मैंने छोड़ दिया, ठीक है. काउंसलिंग एंड कोचिंग एंड काउंसलिंग, ठीक है. कोचिंग एंड काउंसलिंग, ओके. इसके अलावा है डायग्नोस्टिक, ठीक है. इंटर ग्रुप एक्टिविटीज़, मैनेजरियल ग्रेड वही ट्रेनिंग से. तो डायग्नोस्टिक है, टीम बिल्डिंग है, इंटर ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, सर्वे फीडबैक है, सर्वे है ना. डायग्नोस्टिक, टीम बिल्डिंग, सर्वे फीडबैक एंड इंटर ग्रुप एक्टिविटीज़, ओके. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो हम पढ़ रहे हैं वो एजुकेशन है. ट्रेनिंग मैनेजरियल ग्रेड, प्रोसेस कंसल्टेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नया है इसमें. कोचिंग एंड काउंसलिंग, देन करियर प्लानिंग जो नहीं की मैंने अभी तक. प्लानिंग एंड गोल सेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है. या दे आर 10. डायग्नोस्टिक, intergroup activities, survey feedback, process consultation, managerial grade, team building, coaching and counseling, career planning, planning and dash activities, goal setting activities. एक रह गया डायग्नोस्टिक आई गेस, नहीं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नहीं बोला था. गोल सेटिंग, प्लानिंग एंड गोल सेटिंग एक्टिविटीज़, ओके. नाउ ट्रेडिशनल अप्रोचेस की अगर हम बात करें, सो लेबॉर्ट्री ट्रेनिंग, जो लेबॉर्ट्री ट्रेनिंग अप्रोचेस हैं उनमें 2 मेजर टेक्निक्स आती हैं, ठीक है. लेबॉर्ट्री ट्रेनिंग एप्लीकेशंस, सो लेबॉर्ट्री ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की 2 मेजर टेक्निक्स हैं लेबॉर्ट्री में जो ट्रेनिंग होती हैं उनमें 2 मेजर OD टेक्निक्स हैं, जैसे सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ग्रेड ट्रेनिंग. सिलेबस में हम इसी को फर्स्ट 2 को करेंगे. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारा मेजर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो टी ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, टी का मतलब यहाँ ट्रेनिंग होता है. ये अप्रोच कर्ट ल्यूविन के ग्रुप डायनेमिक्स कॉन्सेप्ट से इवॉल्व हुई है. सो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दैट इज ऑल्सो नोन एज द टी ग्रुप ट्रेनिंग. टी रेफर्स टू ट्रेनिंग, राइट. टी ग्रुप अप्रोच कहते हैं इसको. सो इट हैज़ evolved from the concept of Kurt Lewin, his group dynamics concept. Approach evolved from group dynamics concept of Kurt Lewin. बेने, लिपिट एंड ब्रैनफोर्ड ने सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को की डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है. किसने? बेने, लिपिट, BENNE, LIPPITT एंड ब्रैनफोर्ड, BRANFORD. ब्रैनफोर्ड, इन तीनों का मेजर रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट ऑफ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग प्रोग्राम. पहला सेंसिटिविटी ट्रेनिंग प्रोग्राम 1946 में स्टेट टीचर्स कॉलेज इन न्यू ब्रिटेन USA में हुआ था. तो इसका ट्रेनिंग सेशन, पहला सेंसिटिविटी ट्रेनिंग सेशन 1946 में स्टेट टीचर्स कॉलेज न्यू ब्रिटेन USA में था. लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ दिस. नाउ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या होता है? इसका मतलब है एक छोटा ग्रुप, एक छोटी ग्रुप इंटरैक्शन प्रोसेस जो अनस्ट्रक्चर होती है, ठीक है. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज अ स्मॉल ग्रुप इंटरैक्शन प्रोसेस इन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का मतलब है एक छोटी ग्रुप इंटरैक्शन जिसमें कि जो कि अनस्ट्रक्चर्ड होती है, बिल्कुल हमारा कोई प्लान नहीं होता, ठीक है. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का मतलब है एक छोटे ग्रुप की इंटरैक्शन जो कि अनस्ट्रक्चर्ड होती है, जिसमें लोगों को दूसरों के फीलिंग्स के लिए सेंसिटिव बनाने की ज़रूरत होती है. सो क्या किया जाता है इसमें? इट रिक्वायर्स
पीपल टू बिकम सेंसिटिव टू अदर्स फीलिंग्स। ठीक है, इसका मेन मुद्दा यही है कि इससे लोग दूसरों की फीलिंग्स को की तरफ सेंसिटाइज होते हैं, सेंसिटिव बनते हैं। इट रिक्वायर्स पीपल टू बिकम सेंसिटिव टू अदर्स फीलिंग्स, राइट। इट रिक्वायर्स पीपल टू बिकम सेंसिटिव टू अदर्स फीलिंग्स ताकि ग्रुप एक्टिविटीज़ को अच्छे से मैनेज किया जा सके। सो दैट इन ऑर्डर टू डेवलप रीजनेबल ग्रुप एक्टिविटीज़, ताकि रीजनेबल ग्रुप एक्टिविटीज़ जो है वो बनाई जाए। सो सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या है? इट्स अ स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शन प्रोसेस दैट इज़ इन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म, राइट, which requires people to become sensitive to others' feelings in order to develop a reasonable group activity, ताकि एक reasonable group activity जो है वो बन सके। It is widely used by psychotherapists, educators, religious workers, social workers यूज़ करते हैं इनको, ठीक है। नर्सेस के द्वारा यूज़ किए जाते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को। Then organizations, definitely organizations, trainers, educators, executives, consultants करा जाता है यूज़। और इवन वाइडली ये साइकोथेरेपिस्ट, एजुकेटर्स, नर्सेस, सोशल वर्कर्स, रिलीजियस वर्कर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेनर्स, कंसल्टेंट्स, एग्जीक्यूटिव्स, चिल्ड्रन, यूथ और स्टूडेंट्स के द्वारा भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So psychotherapists, educators, consultants, executives, organizations, children, youth, students, nurses, religious workers, social workers, trainers इसको यूज़ करते हैं। Let's talk about objectives of sensitivity training. So क्या objectives हैं sensitivity training के? The objectives of sensitivity training are, सबसे पहला self awareness, that is recognizing emotional reactions and expressions in oneself and others. Self awareness का मतलब है अपने और दूसरों के इमोशनल रिएक्शंस और एक्सप्रेशंस को समझना। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग आर कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ के बारे में अवेयर होना। अब इट कैन मीन कि आप अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशनल रिएक्शंस को समझ रहे हैं, एक्सप्रेशंस को समझ रहे हैं, या फिर दूसरों के भी। ठीक है, सो सेल्फ अवेयरनेस इज रिकग्नाइजिंग एंड इमोशनल रिएक्शंस एंड एक्सप्रेशंस ऑफ योर ओन एंड ऑफ अदर्स एंड सेल्फ एंड अदर्स। सेकेंड फैक्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है एम्पैथी एंड अकाउंटेबिलिटी। का मतलब है अपने और दूसरों की फीलिंग्स पर ध्यान देकर एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझना। ठीक है, बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एम्पैथी लेना यानी फीलिंग्स को समझना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आप अपने कॉन्सिक्वेंसेस को समझ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस थ्रू अटेंशन टू वन्स ओन एंड अदर्स फीलिंग्स। एम्पैथी और अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि अपने और दूसरों की फीलिंग्स पर ध्यान देकर एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझना। ठीक है, एम्पैथी और अकाउंटेबिलिटी। एम्पैथी एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आप अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दे रहे हैं, दूसरों की फीलिंग्स पे ध्यान दे रहे हैं, समझ रहे हैं उसको। अकाउंटेबिलिटी मतलब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं फीलिंग्स के। ठीक है, दूसरों के फीलिंग्स पे भी ध्यान देकर जो एक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं, एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझना। एम्पैथी एंड अकाउंटेबिलिटी, to understand the consequences of actions through attention to one's and others, to pay attention to one's feelings and that of others, and to understand the consequences of actions. Consequences समझना actions के। ठीक है, दूसरों के भी अपने भी। इसका मतलब है दूसरों और अपने फीलिंग्स पे ध्यान देना, ध्यान देकर एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझना। मतलब जब आप अपने फीलिंग्स को जान रहे हो, दूसरों की फीलिंग्स को जान रहे हो, फिर दूसरे ने कोई एक्शन किया, अब ये एक्शन क्यों किया, कॉन्सिक्वेंस क्या था इसका, या क्या निर्णायक, क्या
चीज़ होगी इससे, वो उसको समझने के लिए भी एम्पैथी चाहिए ना। ठीक है, तो या अपने और दूसरों की फीलिंग्स पर ध्यान देकर एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझना। ओके, वैल्यू क्लैरिफिकेशन आता है नेक्स्ट पॉइंट। डेवलप पर्सनल वैल्यूज दैट आर अलाइंड विद डेमोक्रेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच। ओके, वैल्यू क्लैरिफिकेशन का मतलब है अपने पर्सनल वैल्यूज़ को क्लैरिफाई करना जो डेमोक्रेटिक और साइंटिफिक अप्रोचेस के साथ अलाइन हो। वैल्यू क्लैरिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है आप समझो, देखो अपनी वैल्यूज़ आपकी क्या हैं। वैल्यू क्लैरिफिकेशन का मतलब है कि अपने पर्सनल वैल्यूज़ को क्लैरिफाई करना। अपनी पर्सनल वैल्यूज़ जो मेरी हैं उनको मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। ठीक है, मतलब मेरे को पता है मैं ऑनेस्ट हूँ, माई वैल्यू क्लैरिफाइड, राइट। अब ये जो मेरी वैल्यूज़ को क्लैरिफाई किया मैंने, इसे डेमोक्रेटिक और साइंटिफिक अप्रोच के साथ अलाइन करना। ओके, वैल्यू क्लैरिफिकेशन, डेवलप पर्सनल वैल्यूज़ अलाइंड विद, ऐसी वैल्यूज़ डेवलप करना जो आपकी डेमोक्रेटिक और साइंटिफिक वैल्यूज़ के साथ भी अलाइन हो, अप्रोचेस के साथ अलाइन। सो या वैल्यू क्लैरिफिकेशन, डेवलप पर्सनल वैल्यूज़, ऐसी पर्सनल वैल्यूज़ को डेवलप करना जो कि अलाइन हो विद डेमोक्रेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच। ओके, ऐसी पर्सनल वैल्यूज़ को अलाइन करना जो कि ऐसी पर्सनल वैल्यूज़ डेवलप करना और उनको जो कि अलाइन हो सके साइंटिफिक और डेमोक्रेटिक अप्रोच के साथ।